नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र है। एक समय तक केवल इंसान ही इंटेलिजेंट होने की परिभाषा में फिट बैठते आए हैं, लेकिन अब इंसान ही नहीं, मशीन भी इंटेलिजेंट कहलाती हैं। इसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टर्म सामने आई। असल में धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी इंसानी बुद्धि किसी भी चुनौती से निपट सकती है। वहीं जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अपनी खूबी से बहुत से इंसानों के काम को आसान तो बना रहा है, मगर इसकी खूबियों के साथ इसके जो खतरे हैं वो भी पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल रही हैं। तो आज तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकारों के साथ हमारी ये चर्चा की शुरुआत हम करें, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार चर्चा में है। इस साल की शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। चैट जीपीटी कविताएं और कहानियां लिख रहा है, तस्वीरें बना रहा है, सियासत से लेकर साइंस तक के सवालों के जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर मुश्किल आसान होने वाली है। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि वो तकनीक जो इस तरह का चमत्कार कर रही है, जिसके जरिए हर जवाब और हर समाधान हासिल किया जा सकता है, इसे लेकर दावा ये किया जा रहा है कि इंसान और मशीन के बीच का फर्क खत्म कर देगी। लेकिन इससे जुड़े खतरे बहुत सारे हैं, चिंताएं भी हैं। क्योंकि अब हो क्या रहा है, जैसी एआई का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग एआई के यूज ला रही हैं। हमें एआई के काफी फायदे तो दिखते हैं कि आपका काम आसान हो जाता है, कई चीजें आती हैं, कई एआई ऐसे भी है जो आपकी आवाज बदलते हैं। लेकिन हम इंसानों की, हम कह सकते हैं हमारी फितरत है कि हम जो उसके नुकसान है वो नहीं देखते। एआई के आने के बाद सबसे ज्यादा जिस खतरे की बात हो रही है वो है इसका इंसानों से ज्यादा समझदार होना। ऐसे हालात में एआई अपनी कमांड खुद भी तय कर सकता है, यानी इसे किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी जो इसे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। एआई जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में नॉन नेगोशिएबल हो गया है। आप एआई को इग्नोर नहीं कर सकते और ये कई तमाम चीज़ों से होगा। पहली बात, एआई देखिए आम इंसान को कोई भी नई चीज़ के बारे में कैसे पता लगता है, या तो वो न्यूज़ में है, जो कि अब आजकल एआई तो न्यूज़ में आ ही रहा है, या उसका कोई लॉ बन चुका है, कोई कानून बन चुका है, या फिर वो एजुकेशन सिस्टम में आ चुका है। तो कानून और एजुकेशन सिस्टम में एआई का आना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि ये दोनों चीज़ें टाइम लेती हैं, कहीं एकदम से नहीं आती सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, अलग अलग चीज़ें करें, न्यूज़ में भी एआई होती है, अलग अलग सेमिनार्स हो स्कूल्स में, इनफैक्ट आपके ऑफिसेज में भी हो, तो लोगों को पता लगेगा। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि यूजर्स को आवाज के जरिए ठगने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका रहती है। सिर्फ कुछ सेकंड में मशीन एक यूजर की आवाज को कॉपी कर साइबर ठगों का हथियार बन सकती है। एआई तकनीक से किसी की आवाज बनाकर उसके घर वालों को धोखा दिया जा सकता है, या फिर फेक न्यूज और अफवाह को फैलाया जा सकता है। विदेशों में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं। इसके लिए जहां एक तरफ तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में जुटी हैं, तो वहीं इसके इस्तेमाल से धोखाधड़ी का खतरा भी मंडरा रहा है। हम आम आदमी हो, चाहे कोई साइबर एजेंसी हो,
अवेयरनेस सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता है हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। बहुत सारी आज साइबर एजेंसीज कुछ महीने से, जैसा मैंने कहा, एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो वो देख रहे हैं कैसे एआई के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग कंपनी जो एआई के नए नए टूल ला रही हैं, उनसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं। इन चीजों में मैं कहूंगा सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस की, पता होना चाहिए एआई क्या कर सकता है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए मुझसे टैकल कैसे करें। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एआई पर काम कर रही टॉप कंपनियों के सीईओ से बातचीत की, जिसमें बाइडेन ने इन कंपनियों से कहा कि वो ये ध्यान रखें कि उनके प्रोडक्ट्स सुरक्षित रहें। असल में इस बैठक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई दिग्गज लगातार एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सभी खतरे काल्पनिक हैं। अगर एआई का इस्तेमाल कंट्रोल के साथ किया गया तो इसके नतीजे बेहतर होंगे। और ये भी सच है कि हर घटना के दो पहलू होते हैं और एआई को लेकर चिंता इसका दूसरा पहलू ही है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जब जब दुनिया में नई तकनीक आई है उसको लेकर दो मत भी सामने आते रहे हैं। एक मत उसके पक्ष में खड़ा होता है और एक मत उससे जुड़े सवाल पूछता है, और जब इनका संवाद होता है तो कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिससे कि फायदे ज्यादा हों। तो चलिए इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है। पवन दुग्गल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, देश की जाने माने। इसके अलावा सनी नेहरा हमारे साथ हैं, एआई एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं हैक्स एंड सिक्योरिटीज के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरविंद सिंघाटिया भी, जो कि फाउंडर हैं लीगल कार्ट एआई बेस्ड लीगल ऐप के। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सनी मेहरा का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि एआई पे बात हो रही है, तो एआई एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ वो यहां पर मौजूद हैं। सनी जी, जब से एआई ऑपरेशन में आया है, अलग अलग टूल्स इसके ऑपरेशन में आए हैं, इसको लेकर दुनिया में बहस छिड़ी हुई है और साफ तौर पर दो मत इसको लेकर नजर आते हैं। एक मत वो जो इसे भविष्य की तकनीक बता रहा है और लोगों के लिए फायदेमंद बता रहा है, और एक मत वो जो इससे जुड़े खतरों को लेकर सवाल उठा रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? ये दो धारणाएं क्यों विकसित हो रही हैं? ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में? देखिए, एक्चुअली अगर हम एआई को मोटे शब्द में बात करें तो जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो है कि कोई भी ऐसी मशीन का कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो ह्यूमन नेचर को किसी भी तरह से इंटीमेट करता है, उसे किसी भी तरह से कॉपी करता है, ह्यूमन की तरह से बिहेव करता है। और अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में बात करें तो एआई असल में जो टेक्निकल बंदा होता है वो मशीन लर्निंग को ही एआई मानता है। मतलब कि मशीन लर्निंग बेसिकली होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो खुद से सीखता है जी। मतलब आप उसको डाटा देते हो, वो उसके ऊपर वर्क करता रहता है और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए खुद से सीखता रहता है। तो अब बात यह है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा है ऑब्वियसली, जो कि हम देख ही रहे हैं हर जगह। अब अगर हम कोई यूट्यूब भी चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, हर जगह एआई प्रोग्राम्स हैं उस चीज की इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एआई बहुत अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर विजन को देखें, कंप्यूटर विजन में पूरा जो हमारा डिटेक्शन का सिस्टम है, चाहे हम सीट बेल्ट डिटेक्ट करते हैं, चाहे हेलमेट डिटेक्ट करते हैं, चाहे कोई एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, कोई मूवमेंट कुछ भी डिटेक्ट करते हैं, वो सारा एआई है। वो एआई का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर विजन, वो हम उसने हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। इवन पूरा जो कार्स आप देख रहे हैं, जो खुद से ऑटो पायलट कार्स हैं कह लीजिए, जो मतलब कि अब अगर आप नेगेटिव पार्ट की बात करें तो देखिए, अगर हमें एआई को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हम धीरे धीरे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हम एक मशीन को छोड़ देते हैं और वो खुद अपने एनवायरनमेंट से सीख सकती है। उसको हम ऐसे डाटा पॉइंट्स के ऊपर लिमिट नहीं कर सकते हैं, वो खुद से डाटा पिक करती रहेगी और खुद से सीखती रहेगी। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो बढ़ रही है और डाटा सेट्स भी इतने ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। अब देखिए, जितने भी ये चैट के नए बोर्ड्स आए हैं, आप देखेंगे जो एआई बोर्ड्स हैं जिनसे हम चैट करते रहते हैं, जैसे चैट जीपीटी, इनके डाटा सेट्स इतने ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े हैं, उनमें से कितने पॉइंट्स को कनेक्ट करके आपने यहाँ पर डेटा की बात उठाई, आपने यहाँ पे फायदे गिनाए और आपने कहा कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो इससे जुड़ी चिंताएं भी अब सामने आ रही हैं। मैं यहाँ पर पवन दुग्गल जी का रुख करना चाहूंगा। पवन जी, पिछले दिनों एक इटली का मामला सामने आया था, जब एक ओपन का जो चैटबॉट था उसको लेकर वहां की सरकार ने कुछ सवाल उठाए और चिंताएं जाहिर की कि इससे प्राइवेसी का हनन हो रहा है, इससे डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और तमाम तरह की चिंता उन्होंने जाहिर करते हुए उसको उन्होंने रोक दिया, उस पर बैन लगा दिया। और आज कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि
क्या ये चिंताएं केवल डेटा लीकेज से जुड़ी हैं, डेटा कॉम्प्रोमाइज से जुड़ी हैं, प्रिवेसी से जुड़ी हैं, या फिर जिस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात सनी ने यहां पर की है वो भी चिंता का एक बड़ा कारण है? क्योंकि यहां पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी इंसान गोल सेट कर रहे हैं, एआई टूल्स के गोल्स इंसान सेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो समय तो नहीं आ जाएगा जब ये टूल्स अपने गोल खुद सेट करने लगेंगे और खुद को कंट्रोल करने लगेंगे? वो समय आ चुका है, क्योंकि हाल ही में अब एक नया लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, दो अलग अलग एआई एल्गोरिदम्स का। वो दो अलग उसमें थे, वो सिस्टम्स कनेक्टेड ना तो इंटरनेट के साथ थे ना अपने साथ थे, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स एक दूसरे के साथ बात करने लगे एक ऐसी भाषा में जो मानव मात्र को पता नहीं था। घबराहट हुई और वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। तो ये बात तो सुनिश्चित है कि कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम सबसे परे जाने वाली है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करने वाली है। एक बताता है कि 2062 तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी इंटेलिजेंस को पार कर देगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो टिपिंग पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला है, चाहे वो 2035 में आए या 2040 में आए। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे इकोसिस्टम पर देखता हूं तो पाता हूं कि चिंताएं एक नहीं अनेक हैं। हम आग के गोले के अंदर छलांग लगा रहे हैं बिना सोचे समझे कि आग का गोला है क्या। हाँ, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत सेक्सी है, और हम सब लोगों को लगता है कि हमारे जीवन के तमाम सारी समस्याओं का निवारण करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है ये आज तक शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माताओं को भी नहीं पता। तो सबसे बड़ी चुनौती बात तो यह है कि जो आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या वो आपकी जानकारी को एक एथिकल स्वरूप में इस्तेमाल करेगी या नहीं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी वैल्यूज की का आभास है, और अगर आभास है तो उसका किस तरह जी? लेकिन इसके पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जिस समय कंप्यूटर्स आए उस समय भी तमाम तरह की शंकाएं दिखाई दी। उस समय जिस समय हम ऑनलाइन गए, अखबारों को लेकर, मैगजीन्स को लेकर, किताबों को लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं दिखाई दी। एक ये भी तर्क दिया जाता है कि भी ये तो इस्तेमाल करने वाले पर कि कौन कैसे इस्तेमाल करेगा इस पे भी डिपेंड होता है, उसके दायरे क्या होंगे ये दायरे सेट करना भी हमारा काम है, उस पर भी डिपेंड करेगा भविष्य। तो मतलब बिना इन चीजों को गौर किए अगर उसको लेकर केवल हम केवल शंकाओं के आधार पर वो करें तो ऐसे तो कभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो ही नहीं पाता दुनिया में। कुछ सही कहा आपने, लेकिन सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजिंग मोमेंट है जी, और आवश्यक है कि हम आप उसकी जो कानूनी पहलू है, लीगैलिटीज है, लीगल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं जी, उसको टैकल करें जी। बुनियादी तौर पर हम पाते हैं कि पूरी दुनिया भर में अभी शोध चल रहा है। हाल ही में एक इंस्टीट्यूट है जिसने एक ओपन लेटर लिखा है तमाम सारी एआई कंपनीज को कि साहब पिछले अगले 6 महीनों के लिए कृपया अपनी एआई की डेवलपमेंट को बंद कर दीजिए, ताकि दुनिया को समय मिल जाए कि 6 महीनों में हमने इस प्रकार से लीगल या रेगुलेटरी प्रकरण विकसित करने हैं। लेकिन आज जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं, डेटा सुरक्षा को लेकर समस्या आ जाती है। हमारी निजता नाम की चीज तो है ही नहीं। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं चाहता और ये नहीं जानता कि हम कौन हैं, हमारी क्या क्या सेंसिबिलिटीज हैं, तो वो लिहाजा जो उसको डेटा पर ट्रेन किया गया है उसी के आधार पर निर्णय लेता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नया मैलवेयर प्रोड्यूस कर दिया है जो दुनिया के सबसे एडवांस मैलवेयर में से है, और उसको फिलहाल एंटी मैलवेयर प्रोडक्ट्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अब बहुत जल्दी ही आर्टिफिशियल के माध्यम से न केवल साइबर क्राइम का बोलबाला और ज्यादा बढ़ने वाला है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप साइबर सुरक्षा में नए प्रकार की सेंधें करने का प्रकरण भी जान लेंगे। चलिए, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं सीधे यहां पर अरविंद सिंघाटिया जी का रुख करना चाहूंगा, जो कि फाउंडर हैं लीगल कार्ड एआई बेस्ड लीगल ऐप के। अरविंद जी, जो दो चिंताएं यहां पर पवन दंगुल जी ने उठाई हैं वो तो एक तो ये कि जो दायरा है साइबर क्राइम का खासकर वो बढ़ने वाला है, और एक उस लीगल फ्रेमवर्क की बात हो रही है जो अभी तक तय ही नहीं है कि एआई को लेकर लीगल फ्रेमवर्क हो क्या, वो कानूनी ढांचा होगा, उसके लिए समय की जरूरत है और उसके लिए थोड़ा सा हमें हॉल्ट देने की जरूरत है। इस पर आपका क्या मत है? क्या वाकई आप भी उसी दिशा में चीजों को देख रहे हैं? और जिस लीगल फ्रेमवर्क की बात है, अगर हम अपने मौजूदा लीगल सिस्टम को देखें, हम अपने इंडिया को देखें, विदेशों में जहां पर भी इस पर चर्चा हो रही है, कई देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है, तो क्या हम लीगल फ्रेमवर्क के लिहाज से इस एआई के नए दौर के लिए तैयार हैं?
इंटेलिजेंस के बारे में जितनी बातें हम अभी कर रहे हैं और जो खतरे उसके बारे में बताए जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट निकालना चाहूंगा ये बताने के लिए कि हम ग्रेजुएट कर रहे हैं एक नॉर्मल इकोनॉमी से एक एडवांस इकोनॉमी में, एक एडवांस एज में। अब तक हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इन मशीनों को खुद के फैसले लेने के लिए, हमारे लिए फैसले लेने के लिए एलिजिबल कर रहे हैं। इनको इतना नॉलेज और इतना डेटा हमने फीड किया है कि अब ये डिसीजन मेकिंग कर सकती है, हमारे लिए डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकती है, हमारे लिए ड्राफ्टिंग कर सकती है। और आई थिंक ये चैलेंजेस, जो सवाल आज आपने उठाया कि क्या हमारा रेगुलेटरी सिस्टम तैयार है इस तरह की एआई के लिए, तो ये चीज तो जग जाहिर है कि टेक्नोलॉजी पहले बनती है और रेगुलेटरी सिनारियो उसके बाद में उसको फॉलो करता है, बनता है हमेशा। और वो चाहे तो आप ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, ओला कैब्स पहले आया, उसके रेगुलेशन तो बाद में आए। आप इंटरनेट देख लीजिए, इंटरनेट पहले आया, बाद में उसके रेगुलेशन आए। सिमिलरली एआई ऑब्वियसली ग्रो करेगा, एआई की अपनी डेवलपमेंट है और हर सेक्टर में इसमें जब अरविंद जी ये बात रेगुलेशंस की हो रही है तो इसके रेगुलेशन 2 दायरे में आते हैं। एक तो वो जो इसको क्राइम के एंगल पे ले जाता है, इसका दुरुपयोग अगर होता है उससे जुड़ा रेगुलेशन, उससे जुड़ा लीगल फ्रेमवर्क। एक वो जो इस तकनीक को रेगुलेट करने के लिए, मतलब इसके दायरे क्या हों, इसकी सीमाएं क्या हों, इसके एथिक्स क्या हों, इसके टूल्स को कंट्रोल एंड कमांड के सिस्टम क्या हों, उससे जुड़े दायरे क्या हों, किसी लैब में अगर कोई परीक्षण हो रहा है तो उससे जुड़े दायरे क्या हों, वो लीगल फ्रेमवर्क की बात भी यहां पर क्या जरूरी नहीं है कि पहले उस पर काम हो? सर देखिए, बहुत मुश्किल है इस चीज को प्रीएम्प्ट करना कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा जी, राइट। और ये डेवलपमेंट हम लोग हम लोग लकी हैं एक ऐसे एरा में कि जब हमने मशीन को इतना इंटेलिजेंट लेवल तक पहुंचा दिया जो इंसानों की तरह डेवलप हो रही है। तो जिस तरीके से हमने इंसानों को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स बनाए, उनकी अलग अलग क्लासेस बनाई, उनका करिकुलम बनाया, उसके बाद में इंसान आज ग्रो करते हैं और क्लास केजी से लेके और पीएचडी तक इंसान करता है और वो अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है और आई थिंक हमें एक पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, उसकी ग्रोथ को डायरेक्ट करेगा। और जो चैलेंजेस हैं तो इंसान भी ऑब्वियसली मेरे ख्याल से खतरनाक होते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मशीन ही सिर्फ चैलेंजिंग है, बट हम इंसानों को एजुकेट करके और मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो शंकाएं हैं वो अंधेरे में तीर चलाने जैसी ज्यादा नजर आ रही हैं आपको, उनका एक कोई सॉलिड ग्राउंड आप नहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक ये चीज तो वक्त बताएगा, बट आई एम वेरी पॉजिटिव। मेरा आउटलुक बहुत साफ है कि चलिए हमको मदद मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सर, अगर हम बात करें क्राइम के नजरिए से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ नए चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए, जब साइबर क्राइम बढ़ा तो हमारे पुलिस में साइबर सेल्स बनने शुरू हो गए, साइबर यूनिट्स बननी शुरू हो गई, इनको टैकल करने के लिए हमने एक्सपर्ट्स रखने शुरू कर दिए। जिस एरा की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं एआई के जरिए, एआई के माध्यम से अगर इसका विस्तार उतने ही रूप में होता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी पुलिस फोर्स, जिसमें यह कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म्स एक बड़ी डिमांड है इस देश की, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है सिस्टम, और उसको कहा जा रहा है कि बड़ी डिमांड है, स्टेट का मैटर है, लेकिन स्टेट्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे, रिकमेंडेशंस हो चुकी हैं, कमिटियां बन चुकी हैं, क्या हमारा पुलिस सिस्टम, पुलिसिंग सिस्टम अभी जो साइबर क्राइम से लड़ने में ही उतना कारगर नजर नहीं आता, इस नए सिस्टम के साथ कॉप अप करने के लिए तैयार है आपके नजर में? आपने लाख रुपए का सवाल नहीं, करोड़ रुपए का सवाल किया। हमारा पुलिस बल आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से बंधा हुआ है। यह सही है कि हमारे पुलिस बल में आज बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए और आईआईएम के ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत अच्छा है, आईआईटी टॉपर्स भी हैं, साइबर सेल बहुत अच्छा है, लेकिन इन स्केल ऑफ 1:10, क्योंकि यह खतरा केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी चीन और अन्य देशों, जिसका मैं खुलासा नहीं करूंगा, वो ये कहते हैं सऊदी अरेबिया के लिए जैसे क्रूड ऑयल है, हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, पोर्नोग्राफी, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक न्यूज आप बताइए, और वो उस तरीके के अपराध हैं। मैं ज्यादा खुलासा यूं नहीं करूंगा, लेकिन आपने कहा पुलिस सुधार, आज जो पुलिस सुधार है 2010 के बाद से आज का पुलिसिंग जो है, तब क्राइम जो होता था आईपीसी के दायरे में होता था, आज
अधिकांश जो बड़े अपराध हैं वो आईटी एक्ट के अंतर्गत और आईटी रिलेटेड क्राइम है। और हमारी तैयारी अगर हम कहें 1/10 में कहीं 8/10 होनी चाहिए थी, हमारी तैयारी दुर्भाग्य से 3/10 ही है, क्योंकि अभी बड़ी लंबी यात्रा करनी है पुलिस सुधार और शिक्षा। क्योंकि आज का पुलिस अधिकारी डंडा लेके नहीं, लैपटॉप और पीडीए और स्मार्टफोन लेकर के और उसको पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और इन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए। भले ही वो आईपीसी सीआरपीसी में थोड़ा पिछड़े बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आईटी में पिछड़ गया तो भी समझ लीजिए कि वो बिल्कुल पुलिस बल फेल हो जाएगा। अगर आईटी के दृष्टिकोण से आपने साक्षर डुग्गल जी की बात सुनी, पवन डुग्गल जी की बात सुनी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे विद्वान अपनी जब सेमिनार करते हैं सालाना, उस चीज में कहेंगे पुलिस के ज्ञान का उच्चीकरण अगर हम नहीं करेंगे तो हम आत्मघात कर रहे हैं। चलिए, मैं सनी का यहां पर रुख करना चाहता हूं। सनी, कोई भी तकनीक है या कोई भी मसला है, कुछ ग्रे एरियाज हर फील्ड में होते हैं, तो लेकिन कुछ बिल्कुल क्लियर एरियाज हैं। जैसे एआई के इंटेलिजेंस के बारे में कहा जा रहा है कि मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इसमें इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर उन ग्रे एरियाज को हटाकर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो ये कारगर हो सकता है। और क्या आपको लगता है कि जो ग्रे एरियाज हैं उन पर पहले मंथन हो जाए, उससे जुड़ी शंकाएं दूर हो जाएं और उसके बाद उन दायरों का विस्तार हो? जी देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, चाहे कोई भी एरिया है, अगर हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर हम मेडिकल में जा रहे हैं, किसी में भी जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज है एआई में वो है कि हम इसको डाटा के साथ ट्रेन करते हैं। पहले हमें ऐसे लॉज चाहिए प्रॉपर कि क्या डाटा उसको दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, उन डाटा सेट्स को लेकर प्रॉपर लॉज चाहिए। अब इतना ज्यादा डाटा उनको दिया जा रहा है और उस डाटा को रिलेट करके वो क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, किसी चीज पे कोई भी गवर्नमेंट का सुपरविजन नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है लॉन्ग रन में। तो मैं ये कहूंगा, हाँ, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम खुद ही से बहुत सारी फील्ड्स में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले बिल्स, प्रॉपर कानून बन जाने चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सीधे पवन दुग्गल जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। पवन जी, आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले तो वो फिल्में हमने भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, जिनमें एक काल्पनिक सिनेरियो प्रस्तुत किया गया। और आज तक इस सीरीज की फिल्में आ रही हैं जिसमें मशीनें जो हैं ह्यूमन रेस को डोमिनेट कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं और पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ चुकी है और ह्यूमन रेस उनसे फाइट करती हुई नजर आ रही है। एआई को लेकर एक आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि इस माइंड गेम की दौड़ में कहीं एआई आगे ना निकल जाए और कहीं ये ह्यूमन रेस के लिए एक चैलेंज ना बन जाए। इसको आप कैसे देखते हैं कि वो जो कल्पनाएं फिल्मों में की गई थी, क्या उनका कोई आधार है? उन कल्पनाओं का बहुत ठोस आधार है जी। बहुत जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर जाने वाले, इसलिए आज चिंताएं जो हो रही हैं कि आप इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क लेकर आइए, इंश्योर करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग मानव मात्र के लिए ना किया जा सके। इंश्योर करें कि इसका दुरुपयोग साइबर क्राइम के बढ़ावा देने के लिए या साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए ना किया जाए। और इसीलिए आवश्यकता है अब कि हम जो डेवलपर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे हैं, कंपनियां हैं जैसे ओपनएआई जो नए प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनकी जवाबदारी होनी पड़ेगी, उनको लायबल बनाना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़े या कुछ इलीगल या गैर कानूनी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है तो लाजमी सी बात है कंपनियों की भी जिम्मेवारी परिभाषित की जानी चाहिए। हाल ही में अब 2 हफ्ते पहले चीन ने एक नए प्रकार के ड्राफ्ट रूल्स प्रकाशित किए हैं और यहाँ उन्होंने कहा है कि साहब, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक में रिलीज करने से पहले आप जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें संतुष्ट करेंगे। साहब, आपने चेक्स एंड कंट्रोल्स बैलेंसेस लगा रखे हैं और आप लोगों की निजता के अधिकार का हनन नहीं करेंगे। तो देखिए, पूरी दुनिया भर में अब होड़ सी लग गई है। यूरोपियन यूनियन एक नया कानून लेकर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ को, लेकिन आज भारत को नजर डालता हूं तो पाता हूं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियंत्रण करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यहाँ तक कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से रेगुलेट करने में सक्षम नहीं है। आवश्यकता है भारत अपनी थॉट लीडरशिप के तहत नए कानूनी प्रावधान लेकर आए और जो भारत प्रावधान बनाए वो शायद गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाए और अन्य राष्ट्र भी उसका पालन करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे। अगर हम तमाशा रहे तो कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारा तमाशा बना देना है। इसलिए जितनी हम प्रोएक्टिवली नए कानून, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएंगे इसको इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए, उतना अच्छा है। वरना एक बार जिन
बोतल से पवन जी, निकल आप ये गया। कह रहे हैं कि इस तकनीक के साथ कदम ताल तो करना पड़ेगा क्योंकि भविष्य की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, लेकिन वो कदम ताल पूरी तैयारी के साथ करें तो हम उसका फायदा ज्यादा उठा सकते हैं और उसके नुकसान से हम बच सकते हैं। सीधे हम रुख करते हैं अरविंद जी का। अरविंद जी, जब भी कोई तकनीक आती है, कोई मशीन आती है या किसी भी नए एरा के अंदर हम जाते हैं तो उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं। यहां पर वही बात हो रही है कि इसके डूज एंड डोंट्स हमें तय करने होंगे। अगर हम डूज एंड डोंट्स तय कर देते हैं, अगर वो एथिक्स, वो मयार तय कर देते हैं, तो फिर ये जिसको फायदेमंद बताया जा रहा है ह्यूमन रेस के लिए, तो हम उसका रियल फायदा उठा पाएंगे। क्या आपको लगता है उस दिशा में सोचने का ये एक्यूरेट वक्त है, ये सही वक्त है और उसके लिए ठोस डूज एंड डोंट्स तैयार किए जाएं, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, जो लोग इन टूल्स पर काम कर रहे हैं, जो लोग इन एल्गोरिदम्स पर काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही अरविंद जी, आप अपना ऑडियो जरा एक बार चेक कीजिए। नहीं, आप अभी भी आपकी आवाज साफ नहीं है। मैं इस सवाल पे आपका जवाब लूंगा, लेकिन मैं यहां पर विक्रम सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, उनके जरिए जो असामाजिक तत्व हैं उनका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, उनको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए। उन्हीं को टैकल करने में, उन्हीं को हैंडल करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। अब एआई तो नए किस्म की चैलेंजेस लेकर आएगा, एआई तो नई किस्म की चुनौतियां लेकर आएगा। उसको टैकल करने के लिए पुलिस को किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, उसको क्या क्या चाहिएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न। सोशल मीडिया के माध्यम से धरने, प्रदर्शन, अफवाहों का फैलाना जाना, यहां तक कि दंगे हुए हैं और दंगे कराए गए हैं, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। अब ये एक समस्या बनी हुई है। वोटिंग पैटर्न तक बदलवा दिया जाता है सोशल मीडिया के भ्रामक प्रचार से। फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज एक समस्या है, लेकिन मॉनिटरिंग द सोशल मीडिया ये एक वो ज्वलंत प्रश्न है आज की पुलिस में। पहले तो आपका था एक मीडिया था, प्रिंट मीडिया, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब सोशल मीडिया, और उसमें जो नया आयाम आपने फरमाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके माध्यम से आपराधिक शरारती तत्व अफवाह फैलाने में, गलत चीज को सही बनाने में, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान की चीजों को लाके भारत में दिखा देना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और उसके आधार पर एक सांप्रदायिक वैमनस्य, कटुता और एक अप्रिय घटना करा देना एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसके लिए जो जागरूकता है, प्रशिक्षण है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, वो बहुत आवश्यक है। इस पे कार्य चल रहा है, लेकिन यात्रा लंबी है, दौड़ अभी लंबी है। विक्रम सिंह जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस किस्म की मॉनिटरिंग चाहिए, उस किस्म की मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा महत्वपूर्ण टूल भी साबित हो सकता है, अगर उस दिशा में इसके एल्गोरिदम को सेट किया जाए, इसके गोल्स को सेट किया जाए तो? मैं उदाहरण देता हूं, हमारे आज डॉक्टर विश्वकर्मा जो डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, डॉक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जी। और ये एक सुखद समझ कि पहले हम लोगों के पुलिस में लॉ वगैरह में ही डॉक्टर थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीएचडी आज अगर यूपी पुलिस का डीजीपी है। आपको जानकर के हर्ष होगा और विद्वान पैनलिस्ट को भी कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे और एक रोड मैप पे जो कार्रवाई हो रही है, सोशल मीडिया पे अफवाह, शरारती तत्व, फेक आईडीज, इन सब के ऊपर प्रभावी अंकुश लगा है और इस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल के तौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, उसको जाहिर है कोई भी टेक्नोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरिंग भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑफेंस हो सकता है और प्रिवेंशन भी हो सकता है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात विक्रम सिंह जी ने यहाँ पे बताया कि वही वाली बात है कि चाकू से आप सेब काट लीजिए, खा लीजिए, सेहत बना लीजिए, और चाकू से आप क्राइम भी कर लीजिए, दोनों ही काम हो सकते हैं। खैर, मैं अरविंद जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, डूज एंड डोंट्स की हम बात कर रहे थे। जैसे मैं आपको बता रहा था, दिसंबर 2022 के पहले का जो पूरा लीगल वर्ल्ड था और दिसंबर 2022 के बाद जो हम लीगल देख रहे हैं, अब उसमें बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लीगल का इंटरप्रिटेशन, कानून की ड्राफ्टिंग, कानून को इंटरप्रेट करना बहुत आसान कर दिया जी। तो जैसा कि डीजीपी साहब बता रहे थे, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास में एज ए टूल आज अवेलेबल है और इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे कि हैकिंग होती है, तो एक तो हैकिंग होती है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, और एक एथिकल हैकिंग होती है जो कि आप अपने लूपहोल्स को क्लोज करते हैं, अपने सिस्टम को सिक्योर करते हैं। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब खुद इसको कंट्रोल करने में ही हमें करना चाहिए, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम इनके थ्रू ही बना पाएंगे। चलिए, मैं पवन जी से चलते चलते एक कमेंट यहां पर लेना चाहूंगा। पवन जी, तकनीक है
और इस तकनीक को अगर कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन वो कमांड एंड कंट्रोल के कुछ नियम कायदे बनने चाहिए, उस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अमृत है, अगर सही डोसेज में लिया जाए। ज्यादा ले लेंगे तो हो सकता है जहर भी बन जाएगा। तो कितना लेना है, कितना हमने उसका इस्तेमाल करना है और किस तरीके से नियंत्रण करना है, अब ये दायित्व बनता है सरकारों का, राष्ट्रों का और नेशनल पॉलिसी मेकर्स का। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवश्यकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियंत्रण और रेगुलेशन के संदर्भ में हम कदम उठाएं। ये चीजें एक ओवरनाइट नहीं होने वाली, कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर हम शुरुआती अपनी दौड़ शुरू कर दें तो काफी हद तक ये जो हमारा मिसयूज ऑफ एआई है उसको रोक हम लोग कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज अब लाइफ बिल्कुल अलग हो चुकी है। एक होता है प्री एआई एरा और एक होता है पोस्ट एआई एरा। हम आज पोस्ट एआई एरा में आ चुके हैं। जितनी जल्दी हम अपनी कमर कस लें और अपने आप को तैयार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, उतना अच्छा होगा। मैं सनी का चलते चलते रुख करना चाहूंगा। सनी, हमने देखा जब क्लोनिंग की शुरुआत हुई, जानवरों से क्लोनिंग की शुरुआत हुई, लेकिन क्लोनिंग को लेकर पूरी दुनिया में एक मत था कि ह्यूमन क्लोनिंग न केवल खतरनाक है, एथिकल भी नहीं है और प्रकृति के खिलाफ है। उस पर पूरी दुनिया में एक सहमति बनी और उसको हमेशा के लिए रोक दिया गया। ह्यूमन क्लोनिंग की परमिशन कहीं नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम इसको कहें कि ये मानवीय दिमाग की क्लोनिंग की तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इससे एक सहमति पूरी दुनिया में इसको लेकर भी बननी जरूरी है, जिससे कि इसके दुरुपयोग की जो आशंकाएं हैं वो खत्म हो, निर्मूल साबित हो और इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जा सके। जी देखिए, मैं पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली कुछ एक महीना हुआ, मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढा प्ले स्टोर पे, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेजेस जनरेट करता है। तो मैंने उसको थोड़ा डिग डाउन किया कि एक्चुअली किसी ने रिपोर्ट किया था मुझे कि इस ऐप से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेजेस जनरेट हो रही हैं। वो एक एआई ऐप है बेसिकली और वो जनरेटिव एआई है। तो मैंने उसका काफी अच्छे से स्टडी किया, देखा कि इन्होंने जो डाटा ट्रेन किया वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डाटा इस टाइप से मिक्सअप हो गया उसके रिजल्ट्स में कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेजेस जनरेट हो रही है। मतलब वो पोर्नोग्राफिक एंड चाइल्ड इमेजेस को इस टाइप से सिंक कर देता है कि आप वो बिल्कुल रियल चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेजेस लगते हैं। उसको रिपोर्ट भी कर दिया गया। तो देखिए, ये जनरेटिव एआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो हम डाटा को सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन एल्गोरिथम्स को कोई देख ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं देख रही है मार्केट में जो एआई एल्गोरिथम्स हैं, मॉडल्स हैं, वो कैसे कैसे रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, वही बात है कि धीरे धीरे हमारा ह्यूमन माइंड की तरह ही बनता जा रहा है, जो अनसुपरवाइज्ड एआई एल्गोरिथम्स मार्केट में आ चुके हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ तमाम एक्सपर्ट से बातचीत से निकल कर आता है वो यही आता है कि तकनीक कोई भी हो, अगर वो कंट्रोल और सही दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो वरदान साबित हो सकती है। और इसके लिए डूज एंड डोंट्स तैयार करने की बेहद जरूरत है, खाका तैयार करने की जरूरत है, उस पर सहमति बनने की बहुत जरूरत है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।